गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। दीपधारी सर जी, राम 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 राम। सर जी, सीडीपी 17 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा क्या? हाँ भैया, बिल्कुल पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, एक बार बताइए वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है ना? एक बार बता दीजिए मुझे। बहुत बढ़िया, आवाज़ तो क्लियर आ रही है। चलिए, राधे राधे HR हिसार सिटी। राधे राधे भैया, आपको राधे राधे। आप सबके लिए, आप सबके लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ठीक है ना? सबका सीडीपी के इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। प्रीति भाटिया जी कह रही है सर ऑल क्लियर। ओके ओके, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, कल हमने पढ़ा था बालक का सामाजिक विकास, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, और साथ ही साथ जो एरिक होमबर्गर एरिक्सन का हमने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना? HET का पेपर है गुरुजी 17 जनवरी को। बिल्कुल नरेश कुमार उसी लिए प्रयास कर रहे हैं, चिंता मत करिए। क्लासेस आप देखते रहिए, है ना? और क्लासेस से आप उनको देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको क्वेश्चन थ्योरी में से मिल जाएंगे, आप पूरा विश्वास करिए। ठीक है ना? कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था मैंने, लॉरेंस सॉरी एरिक होमबर्गर का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, वो मैं कंप्लीट कल कर चुका हूँ। ठीक है ना? तो उसको आप एक बार अगर लाइव में देख पाए हो तो क्लास जरूर आप देख लेना, तो आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, आज इसी श्रृंखला में बात करते हैं बालक का सामवेगिक विकास। बालक का सामवेगिक विकास, सामवेगिक, सामवेगिक विकास, या इसी को अपन बोल सकते हैं भावात्मक विकास। संवेगों को अपन क्या बोलते हैं? एक तरह से भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाव बोलते हैं। ठीक है ना? इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमोशन डेवलपमेंट। इमोशन, इमोशन डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो इमोशन शब्द है, ठीक है ना, संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संवेग को, संवेग को अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इमोशन कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसको इमोशन कहते हैं। ठीक है ना? अब ये जो आंग्ल भाषा का इमोशन शब्द है, ये जो अंग्रेजी भाषा का इमोशन शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति, इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति, ये कौन सी भाषा से मानी जाती है? लैटिन भाषा से। ठीक है ना? अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोबियर शब्द से हुई है। इमोबियर, EMOVERE, इमोबियर शब्द से हुई है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। इमोबियर, इमोबियर कौन सी भाषा का शब्द है? इमोबियर जो है वो लैटिन भाषा का है। ठीक है ना? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इमोशन कहते हैं। ठीक है? और इमोशन शब्द लैटिन शब्द इमोबियर से बना है। इमोबियर का मतलब क्या होता है? इमोबियर का अर्थ होता है उत्तेजित करना। इसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। तो व्यक्ति की जो उत्तेजित अवस्था है, उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? संवेग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यानी कहने का मतलब एक तरह से उथल पुथल कर देना, उथल पुथल, या कह सकते हैं हलचल उत्पन्न कर देना, हलचल, हलचल उत्पन्न कर देना। यह क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। क्लियर है यहां तक? ये इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में मोस्टली पूछी जाती है कि लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? ये इमोबियर। ठीक है ना?
अब यानी कहने का मतलब संवेग क्या हुआ, संवेग का अर्थ क्या हुआ, संवेग का अर्थ क्या हुआ, इमोशन का अर्थ क्या हुआ, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था ही संवेग कहलाती है, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था ही क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं, इमोशन कहते हैं। ठीक है ना। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम सामान्य अर्थ में बात करें, सामान्य अर्थ में अपन संवेग का अर्थ क्या लगाते हैं, सामान्य अर्थ में संवेग का तात्पर्य होता है हमारी भावनाएं, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चे का भावनात्मक विकास। संवेग का सामान्य अर्थ क्या है, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस क्या कहलाते हैं, इमोशंस। ठीक है ना, क्लियर। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो भाई। चलिए, ठीक है ना। तो संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। ठीक है। एक बार प्रश्न आया था, किसने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है? ये कथन किसने दिया है, बुड़वर्थ ने कहा है, बुड़वर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यानी व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था ही संवेग है। ये किसने कहा है, ये बुड़वर्थ ने। ठीक है ना, किसने कहा है, बुड़वर्थ ने। नेक्स्ट बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, विलियम मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल क्या बोलते हैं संवेगों के बारे में, मैकडूगल कि संवेग मूल प्रवृत्तियों का, इंसेंट जो होते हैं अपने मूल प्रवृत्तियों का हृदय है। संवेग मूल प्रवृत्तियों का हृदय है। किसने संवेगों को मूल प्रवृत्तियों का हृदय माना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने माना है मूल प्रवृत्तियों का हृदय, संवेगों को मूल प्रवृत्तियों का हृदय किसने माना है, विलियम मैकडूगल ने। ठीक है ना, ध्यान रखना, विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत दिया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैकडूगल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का जनक कौन है, तो विलियम मैकडूगल है। सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है, मैकडूगल को। किसको माना जाता है, मैकडूगल, ध्यान रखना, मैकडूगल को माना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी सन 1908 में, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इसमें उन्होंने मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और विलियम मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है, यह भी पेपर में पूछ लेता है कि मैकडूगल ने संवेग कितने बताए, 14। कितने संवेग बताए मैकडूगल ने, 14। विलियम मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है, 14। और प्रत्येक संवेग से क्या जुड़ी होती है, बताओ। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक संवेग से क्या जुड़ी हुई होती है, प्रत्येक संवेग से एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है जो व्यक्ति को क्रिया करने के लिए मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। इसलिए विलियम मैकडूगल ने संवेगों को मूल प्रवृत्तियों का हृदय माना है। बोलो, बात समझ में आई। संवेगों को मूल प्रवृत्तियों का हृदय किसने नाम दिया है, विलियम मैकडूगल ने। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या 14, प्रत्येक संवेग से क्या जुड़ी होती है, मूल प्रवृत्ति। पढ़ेंगे हम आगे मैकडूगल के 14 संवेग और उनसे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियों की विशेषता क्या होती है। ठीक है ना, तो संवेग मूल प्रवृत्तियों का हृदय विलियम मैकडूगल ने कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पावलव के अनुसार। पावलव क्लासिकल कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी के जनक कौन है, आईपी पावलव, जो कि रशिया देश के शरीर विज्ञान है, यानी शरीर विज्ञानी है। रूस के कौन है ये, शरीर विज्ञानी है।
पावलोव क्या कहते हैं कि संवेग, संवेग सभी प्रकार के, सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, विकास की रीढ़ है, रीढ़, बोन मैरो। संवेग जो है वो सभी प्रकार के विकास की क्या है, रीढ़। यानी अगर हमें बालक का हर प्रकार का विकास डेवलप करना है तो सबसे पहले उसके इमोशंस को डेवलप करना बहुत जरूरी है। डेवलप करने के साथ साथ उसके संवेगों में स्पष्टता होनी चाहिए, उसके संवेगों में स्थिरता होनी चाहिए। एक बार प्रश्न आया था एस्टेट में कि विकास की कौन सी अवस्था में संवेगों में अस्थिरता देखने को मिलती है, बताइए आप। एस्टेट में आया हुआ प्रश्न है कि विकास की कौन सी अवस्था में संवेगों में अस्थिरता, मतलब संवेग स्थिर नहीं होते, तो कौन सी अवस्था की विशेषता है? एक बार मुझे कमेंट करके आंसर दो फटाफट। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, किसने कहा है बताओ? ये कहा है पावलोव ने। और मेरे प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके दो कि विकास की कौन सी अवस्था में संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है, बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंटाइन के अनुसार। बैलेंटाइन ने रागात्मक प्रवृत्ति के, रागात्मक प्रवृत्ति के, रागात्मक प्रवृत्ति के वेग को बढ़ने को, के वेग के बढ़ने को, बढ़ने को ही संवेग कहा है, संवेग कहा है। राग का मतलब आपके भावात्मक प्रवृत्ति का जो वेग बढ़ता है। प्रीति भाटिया बता रही है उसका आंसर एडोलसेंस। नरेश कुमार भी आंसर कर रहे हैं एडोलसेंस में। अब बेटा ध्यान से सुन लेना प्रीति भाटिया, नरेश कुमार, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं या जो बाद में भी देखने वाले हैं, वो कि संवेगों में अस्थिरता जो पाई जाती है, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा था मैं, अस्थिरता। ये जो अस्थिरता है ये इन्फेंसी पीरियड में पाया जाता है प्रीति, इन्फेंसी में, ठीक है ना। बालक के संवेगों में अस्थिरता, पल में मासा पल में तोला, पल में खुशी पल में गम। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, खुश हो रहा है, तो उसके बाद हर्ष संवेग है, और आपने उसका खिलौना छीन लिया, पूरा घर, पूरा मोहल्ला, पूरी गली रो रो करके आसमान पे उठा देगा, इतनी जोर से रोएगा, बहुत जोर से, और तुरंत ही आप उसका खिलौना वापस कर दो, एक झटके में, एक झटके में चुप हो जाएगा और वापस से हंसना शुरू कर देगा। तो संवेगों में जो अस्थिरता है ना, वो इन्फेंसी पीरियड यानी शैशवावस्था, संवेगों में स्थिरता आने लगती है वो बाल्यावस्था में, ठीक है। और किशोर अवस्था की आप बात कर रहे हो, किशोर अवस्था में संवेगों में पूरी तरह से परिपक्वता आ जाती है, लेकिन किशोर अवस्था में संवेग जागृत, तो कोई भी संवेग है जागृत तो एकदम से होता है, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। संवेग किशोर अवस्था में जागृत तो एकदम से होता है, लेकिन शांत जो होता है ना वो बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है ना। जैसे अब देखो बच्चों को क्रोध आता है, थोड़ी देर तक तो उसको कहेंगे बेटा मान जा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वो मान जाएगा। लेकिन किशोर अवस्था में अगर क्रोध आ गया, ठीक है ना, तो क्रोध गई 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 20 दिन, ठीक है ना। धीरे धीरे, गाना भी सुना होगा, धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। संवेग जागृत तो एकदम से होगा, लेकिन शांत जो होता है वो धीरे धीरे होता है। वो कौन सी अवस्था की विशेषता है, एडोलसेंस की। और अस्थिरता पाई जाती है वो शैशवावस्था की। यही चीज पेपर में पूछी जाती है, आप उठा करके देख लेना कितनी बार प्रश्न रिपीट होंगे ये, ठीक है। संवेगों में अस्थिरता वो शैशवावस्था की विशेषता है। चलो आगे चर्चा करेंगे हम, किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास पढ़ाऊंगा, शैशव में भी पढ़ाऊंगा और बाल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो रागात्मक प्रवृत्ति के वेग के बढ़ने को ही संवेग का है। राग का मतलब भाव या अनुराग, संवेग का सामान्य अर्थ क्या होता है, भाव या अनुराग।
हमारे दिल में आने वाली विचारधाराएं, हमारे दिल के भाव। तो जैसे जैसे इसका भाव बढ़ेगा, इसी को वैलेंटाइन साहब, ठीक है ना, किसका नाम दे रहे हैं, इमोशन नाम दे रहे हैं। वैलेंटाइन ने इसी को क्या नाम दिया है, इमोशन नाम दिया है, ठीक है ना। और जेएस रॉस क्या कहते हैं, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। रॉस ने क्या कहा, जेएस रॉस, जेएस रॉस, संवेग, संवेग चेतना की, चेतना की वह अवस्था है, वह अवस्था है जिसमें, जिसमें भावात्मक तत्व की, भावात्मक तत्व की, तत्व की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। क्या होती है, भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है, यानी जिसमें भाव मुख्य रूप से होता है, उसी को रॉस साहब क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, इमोशन कहते हैं। तो संवेग चेतना की वह अवस्था, और चेतना कितनी है, केवल 10%, ठीक है ना। दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताइए सिगमंड फ्रायड ने, एरोज और थैरोज या थाइनेटोस जिसको बोलते हैं, जीवन मूलक और मृत्यु मूलक। पेपर में पूछा जाता है कि जीवन मूलक और मृत्यु मूलक दो मूल प्रवृत्तियां, और मूल प्रवृत्तियां जुड़ी होती है संवेगों से, ये विलियम मैकडूगल ने कहा है, ठीक है ना। तो जीवन मूलक और मृत्यु मूलक दो मूल प्रवृत्तियां जिसको एरोज और थाइनेटोस कहा जाता है, ये किसने बताई है, सिगमंड फ्रायड ने। किसने बताई है, सिगमंड फ्रायड। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्रायड। जीवन मूलक एक जीवन को बनाने वाली होती है और एक जीवन को बर्बाद करने वाली होती है, वो मृत्यु की तरफ ले जाती है। जीवन मूलक और मृत्यु मूलक दो मूल प्रवृत्तियां होती है। तो संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। किसने कहा है, ये कहा है जेएस रॉस साहब ने, ठीक है। इंग्लिश एंड इंग्लिश, बड़ा प्यारा नाम है, इंग्लिश एंड इंग्लिश, एनसीईआरटी पुस्तक है, इंग्लिश एंड इंग्लिश, एंड इंग्लिश। क्या बोलते हैं कि संवेग जो होता है, संवेग जो होता है एक जटिल भाव की अवस्था है। संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है जिसमें कुछ खास खास शारीरिक और मानसिक ग्रंथि क्रियाएं होती हैं। संवेग एक, संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है, भाव की अवस्था है, अवस्था है जिसमें, जिसमें कुछ खास खास शारीरिक या ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, कुछ खास खास। जैसे क्रोध आने पर आंखों का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। जैसे करुणा होने पर आंखों से क्या बहते हैं, नीर बहने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं, ठीक है ना। वात्सल्य उत्पन्न होने पर चेहरे पर प्रेम उमड़ता है, प्रेम उत्पन्न होने पर भी प्रेम आपको ओज उमड़ के आ जाता है। तो संवेग जटिल भाव की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कुछ खास खास शारीरिक और ग्रंथीय क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। ये किसने कहा है, इंग्लिश एंड इंग्लिश ने ये कहा है, ठीक है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जरसील्ड की, जरसील्ड, जरसील्ड, जरसील्ड के अनुसार किसी प्रकार के, किसी प्रकार के आवेग में आने, आवेग में आने, भड़क उठने या
उत्तेजित होने की अवस्था ही, उत्तेजित होने की अवस्था ही संवेग कहलाती है। क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। किसी प्रकार के आवेग में आना, भड़क उठना, उत्तेजित हो जाना, यही क्या कहलाता है? इसको ही जर्सील्ड ने क्या नाम दिया है? संवेग। यानी किसी प्रकार के आवेग में आने, ठीक है ना, आवेग आवेग उत्पन्न होना, उत्तेजित हो जाना, भड़क जाना, इसी को जर्सील्ड ने क्या नाम दिया है? संवेग नाम दिया है। ठीक है ना। एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हुए गॉडार्ड। गॉडार्ड क्या कहते हैं कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। क्रियाओं का उत्तेजक है। मीन्स क्या है? उत्तेजक। इसका मीन्स क्या है? क्रियाओं का उत्तेजक। संवेग जब अपन हमारे अंदर जनरेट होता है तो हम कोई ना कोई क्रिया तो करते हैं। जैसे जैसे सपोज करिए क्रोध। क्रोध क्या है? एक संवेग है। और क्रोध में अपन कौन सी क्रिया करते हैं? युयुत्सा। युयुत्सा करते हैं, यानी युद्ध करने की इच्छा। ठीक है ना। जैसे भय। भय है तो भय में क्या क्रिया होगी? भय में हम करेंगे पलायन। क्या करेंगे? पलायन करेंगे। ठीक है ना। एक बच्चा भालू देखता है, भालू देखा उसने और वो डर जाता है और डर के कारण वो भागना प्रारंभ करता है। तो भालू देखना क्या हो गई? घटना। ठीक है। और उस घटना के कारण उसमें क्या उत्पन्न हुआ? भय। और भय के कारण उसने क्या किया? पलायन। तो संवेग जो होता है ना, वो क्रियाओं को का उत्तेजक है, स्टिमुलस है। यानी ये क्रोध एक स्टिमुलस है जिसके अंदर हमारा कोई ना कोई रेस्पॉन्स छुपा हुआ है। उत्तेजक बोले तो स्टिमुलस, ठीक है, और क्रिया बोले तो रेस्पॉन्स। तो जैसे हमारे अंदर क्रोध रूपी उत्तेजक आएगा, स्टिमुलस आएगा, तो हम उसका क्या करेंगे? कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे, यानी अपन युत्सा करेंगे। जैसे भय, अगर हमारा संवेग जागृत हुआ तो भय में अपन क्या रेस्पॉन्स करेंगे? पलायन। जैसे हमें भूख लगी तो भूख भी क्या है? हंगर भी क्या है? एक संवेग है। तो भूख में अपन क्या क्रिया करेंगे? बताओ, बताइए, भूख में क्या क्रिया होगी? भूख से कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी है? बताइए, कमेंट करके उत्तर दीजिए फटाफट। इन्वॉल्व होइए ताकि आपको भी आनंद आए पढ़ने में। बताइए, बताओ एक बार फटाफट से, बताओ भाई। चलिए, तो भूख में अपन क्या करते हैं? भोजन का अन्वेषण करते हैं। भूख में क्या करते हैं? भोजन अन्वेषण, भोजन की खोज। भोजन की खोज या अन्वेषण कह सकते हैं। खोज करते हैं, खोज। भूखे को क्या चाहिए? भोजन चाहिए साहब। तो भोजनान्वेषण या भोजन की खोज करेंगे, भूख रूपी, अगर आपके अंदर संवेग जनरेट होता है तो। ठीक है ना। अब बात करें लेजरस के अनुसार, ठीक है ना, लेजारस संवेग सुखद और लेजारस के अनुसार, लेजारस नाम भी क्या अच्छा है, लेजारस। संवेग सुखद एवं दुखद घटनाओं का योग है। घटनाओं का योग। संवेग सुखद एवं दुखद घटनाओं का योग है। सुख और दुख, ठीक है ना। संवेग के प्रकार भी कितने होते हैं? सामान्यतः सुखद संवेग और दुखद संवेग। एक होते हैं नैसर्गिक संवेग और एक होते हैं सर्जित संवेग। ठीक है ना। सामान्य संवेग के दो ही प्रकार होते हैं, एक तो सुखद और दुखद। ऐसे संवेग जिनको अव्यक्त करने में, जिनको एक्सप्रेशन देने में व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है, खुशी मिलती है, वो कौन से कहलाएंगे? सुखद संवेग। और ऐसे संवेग जिनको अव्यक्त करने में व्यक्ति को दुख मिलता है, वो कौन से संवेग होंगे? दुखद संवेग।
तो संवेग सुखद और दुखद घटनाओं का परिणाम है या दुखद घटनाओं का योग है, किसने कहा है? लेजारस। ठीक है ना, लेजारस। अब क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं? क्रो एंड क्रो कि सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, कल भी मैंने आपको उनकी परिभाषा लगाई थी सोशल डेवलपमेंट में, अभी आप सामाजिक विकास व सांवेगिक विकास, व सांवेगिक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। सामाजिक विकास व सांवेगिक विकास दोनों कैसे चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट दोनों ही कैसे चलते हैं? साथ साथ। कल भी मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी सामाजिक विकास, इन्होंने कहा था कि जन्म के समय ना तो बालक सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, लेकिन ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहती। किसका कथन है? क्रो एंड क्रो, सामाजिक विकास के बारे में कल बताया था मैंने आपको, कल पढ़ाया था टॉपिक। और सामाजिक विकास, जैसे जैसे सामाजिक विकास होता है वैसे वैसे व्यक्ति के संवेग भी डेवलप होते हैं। ठीक है ना, वैसे वैसे व्यक्ति के क्या डेवलप होते हैं? संवेग डेवलप होते हैं। तो ये हो गई आपकी संवेगों की कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो अक्सर करके पेपर में पूछ ली जाती हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ एक बार मुझे फटाफट से, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। अब बात करते हैं संवेगों की विशेषताएं। संवेगों की विशेषताएं, संवेगों की विशेषताएं, कैरेक्टर्स ऑफ इमोशन, विशेषताएं क्या है सर? संवेगों की विशेषताएं, तो देखो सबसे पहली बात, संवेग जन्मजात होते हैं। संवेग कैसे होते हैं? जन्मजात। निम्न में से कौन सा कथन संवेग के बारे में सही है, कौन सा कथन गलत है? इस प्रकार से क्वेश्चन आता है यहां से। तो संवेग जन्मजात होते हैं, जन्मजात। कैसे होते हैं? जन्मजात। ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ाया था सहसोवस्था, वहां पर बताया था सामूहिक विकास के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि जन्म के समय में शिशु में एकमात्र संवेग कौन सा पाया जाता है। मैंने आपको बताया था जन्म के समय शिशु में एकमात्र संवेग कौन सा पाया जाता है? उत्तेजना। और व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को अपन किस नाम से जानते हैं? इमोशन। लैटिन शब्द इमोवियर का मतलब क्या है? उत्तेजित करना। तो व्यक्ति की जो उत्तेजित दशा है, बुरवर्थ भी यही कह रहे हैं कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है। तो जन्म के समय एकमात्र जो संवेग पाया जाता है दोस्तों, वो उत्तेजना पाया जाता है। इसका मतलब संवेग कैसे होते हैं? संवेग आपके जन्मजात होते हैं, यानी ये एक तरीके से प्राकृतिक होते हैं। जन्मजात भी होते हैं, प्राकृतिक। ठीक है। संवेग सार्वभौमिक होते हैं, यानी संवेग सभी में पाए जाते हैं। तो संवेग कैसे होते हैं? सार्वभौमिक। संवेग सार्वभौमिक होते हैं। ये नहीं है कि केवल इंसान ही संवेग अभिव्यक्त करता है, जानवर भी तो अभिव्यक्त करते हैं। हम जो हमारे घर में पालतू रखते हैं, उनको जब प्यार से बात करते हैं तो वो आपकी गोद में लेट जाते हैं, है ना, आपके पैरों में लोट पोट करने लगते हैं, तो वो भी तो प्रेम दिखाते हैं। ठीक है। अगर हम किसी जानवर को मारते हैं तो वो भी तो गुस्सा करता है, वो भी तो भौंकता है। ठीक है। इसका मतलब जो इमोशन है वो कैसे होते हैं? सार्वभौमिक। संवेग सार्वभौमिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। अब अपन बात करें कि संवेगों की प्रकृति जो होती है वो क्षणिक होती है। संवेगों की प्रकृति कैसी होती है? क्षणिक। संवेगों की प्रकृति क्षणिक होती है। की प्रकृति, कोई भी संवेग कभी स्थायी नहीं टिकेगा। तो संवेगों की प्रकृति क्षणिक होती है, क्षणिक होती है, क्षणिक, कुछ समय के लिए क्षणिक होती है। प्रेम भी आएगा तो कुछ समय के लिए, क्रोध भी आएगा तो कुछ समय के लिए। ठीक है ना। ईर्ष्या भी है तो कुछ समय के लिए, द्वेष भी है तो कुछ समय के लिए। ठीक है। लालच भी है तो कुछ समय के लिए। तो संवेगों की प्रकृति कैसी होती है? संवेगों की जो प्रकृति होती है वो क्षणिक होती है। कैसी होती है दोस्तों? क्षणिक। ठीक है ना।
अच्छा, जब हमें सांवेगिक उत्तेजना आती है, जब व्यक्ति के अंदर संवेगनिक जो इमोशनल उत्तेजना है ना उसके अंदर आती है, तो उसका अपनी बुद्धि के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। यानी कहने का मतलब, संवेगात्मक उत्तेजना के समय व्यक्ति का अपनी बुद्धि के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। संवेगात्मक उत्तेजना के समय व्यक्ति का अपनी बुद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई नियंत्रण नहीं होता है। संवेगात्मक उत्तेजना के समय व्यक्ति का अपनी बुद्धि के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे क्रोध है, तो क्रोध जब व्यक्ति के अंदर आता है तो सबसे पहले वो अपनी बुद्धि पर कंट्रोल होता है। या बहुत अधिक प्रेम भी जब जनरेट हो जाता है तो भी व्यक्ति की जो सोचने समझने की शक्ति है वो लुप्त हो जाती है। ठीक है ना। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तुलसीदास जी, जिनका बचपन का नाम राम बोला था, जिन्होंने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा। शादी किससे हुई थी? रत्नावली से। रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि एक दिन रत्नावली को उनका भाई लेने आ गया, और ये कहीं काम पे गए हुए थे, पीछे से उनकी माँ से उनको विदा करा ले गया। बहन को बोलो कल आ जाएगी, कोई घर पे काम है इमरजेंसी, लेकिन कल सुबह आ जाएगी वापस। तुलसीदास जी शाम को घर आए, देखा तो घरवाली नहीं है। उन्होंने माँ से पूछा कहाँ गई? कि तेरा साला आया था, वो ले गया और सुबह आ जाएगी। तुलसीदास जी को इतना प्रेम था कि उनको रात भर का इंतजार नहीं हुआ, पत्नी वियोग उनसे सहन नहीं हुआ, तो रात को ही पत्नी को लेवाने चल दिए वापस। जबकि आज की तरह से कोई यातायात के साधन नहीं थे कि गई मोटरसाइकिल पे किक दी और बैठ गए और ले पहुंच गए। ठीक है ना। पैदल चलना पड़ता था, काफी लंबे समय का रास्ता था, अंधेरी रात थी, और उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, है ना, और बहुत भयानक रात थी, अमावस की काली रात, और मूसलाधार बारिश और ओले पड़ रहे थे, बिजली कड़क रही है, लेकिन तुलसीदास जी प्रेम प्रेम के बसीभूत होकर के और सब कुछ झेलते हुए चले जा रहे हैं ससुराल। समझ गए? यानी व्यक्ति का अपनी बुद्धि पे कोई नियंत्रण नहीं है कि भाई अगर रास्ते में कोई घटना हो गई या बिजली गिर गई तो मेरा क्या होगा। वो उसका संवेग जब जागृत हुआ, प्रेम इतना अधिक, तो उसका उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहा, वो चल दिए। अब पहुंच गए घर पे। घर पे लगा हुआ था लोहे का बड़ा गेट, और वहां पर रात हो गई थी, आधी रात के समय पहुंचते हैं। ठीक है, गेट खटखटाया, ओले पड़ी रहे, लोगों ने क्या समझा कि ओले गिर रहे हैं, कोई नहीं, इतनी रात गई तो हो भी कौन सकता है, ऐसे मौसम में कोई आएगा भी कौन मरने के लिए। तो किसी ने नहीं खोले दरवाजे, क्योंकि सबको ये था कि ओले पड़ रहे हैं, उसकी आवाज है। तो भाई साहब तिमंजिला मकान था, एक सांप लटका हुआ था, और सांप को वो रस्सी समझ करके वहां पर चढ़ गए, रत्नावली से मिलने पहुंच गए। ठीक है, रत्नावली ने पूछा तुम ऊपर कैसे आए? कि रस्सी थी ना। कि वो रस्सी कहां गई? यहां से देखा तो वो सांप था। यानी इतने अंधे हो गए थे प्रेम में, इतनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं था कि भाई साहब मैं किससे जा रहा हूं। इसका मतलब संवेगात्मक उत्तेजना के समय व्यक्ति का अपनी बुद्धि के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है। जब क्रोध जनरेट होता है और क्रोध में हथियार निकालते हैं, सामने वाले को मार देते हैं, तो उस समय व्यक्ति का बुद्धि तो नहीं काम कर रही होती कि मुझे अब क्या करना है। विनाश कालेन च विपरीत बुद्धि। ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि संवेगात्मक उत्तेजना के समय व्यक्ति का अपनी बुद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। ठीक है। संवेग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं। संवेग कैसे होते हैं? संवेग सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं। नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। अब इसी को ऐसे कह सकते हैं कि संवेग सुखद भी होते हैं और दुखद भी। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। बोलो बात समझ में आई? ठीक है ना। होते हैं।
यानी इसी को अपन सकारात्मक को अपन बोल सकते हैं सुखद, ठीक है ना, और नकारात्मक को अपन बोल सकते हैं दुखद। क्या बोल सकते हैं? दुखद। जैसे ऐसे संवेग जिनको अव्यक्त करने में हमें खुशी मिले, ऐसे संवेग जिनको व्यक्त करने में हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है, हमें खुशी मिलती है, वो कौन से होंगे? सकारात्मक या सुखद। और जिनको अव्यक्त करने में हमें दुख मिलता है वो कैसे होंगे? जिसमें अपन दुखी होते हैं वो कैसे होते हैं? दुखद। जैसे जैसे प्रेम कैसा संवेग है? प्रेम एक सुखद संवेग है। जैसे वात्सल्य कैसा संवेग है? वात्सल्य एक सुखद संवेग है, ठीक है ना। इसने इसने कैसा संवेग है? एक सुखद संवेग है। जैसे सृजनात्मकता, रचनात्मकता, ये कैसा संवेग है? ये भी सुखद है। लेकिन दुखद की बात करें, ईर्ष्या कैसा संवेग है? दुखद है। खुद भी जलेंगे, दूसरे को देख देख करके कुड़ते हैं, जलते हैं। ईर्ष्या, द्वेष कैसा है आपका? दुखद। क्रोध कैसा है? दुखद है। डर कैसा है? दुखद है। तो संवेग सकारात्मक भी होते हैं, संवेग नकारात्मक भी होते हैं। यानी कहने का मतलब सुखद भी होते हैं, दुखद भी होते हैं, ठीक है ना। तो संवेग सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है ना। संवेग व्यक्ति की, जब व्यक्ति के अंदर कोई भी संवेग जागृत होता है तो याद रखना, संवेग जो है, संवेग संवेग व्यक्ति की कार्य क्षमता को, यानी उसकी वर्क एबिलिटी को, कार्य क्षमता को क्या कर देते हैं? रिड्यूस करते हैं या बढ़ाते हैं? बढ़ा देते हैं। कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। संवेग के कारण व्यक्तियों की जो वर्क एबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्रोध, और क्रोध में चाहे भाई साहब लोटा पिटा शरीर है, ठीक है ना, और उससे 4 लोग चिपक जाते हैं, वो भैया मान जा, ओ छोड़ दो मुझे, ठीक है ना। वैसे उस पर 10 किलो वजन नहीं उठ रहा है, और उस समय 4 लोग चिपक जाते हैं, लेकिन वो इतना बल आ जाता है। यानी संवेग जब व्यक्ति के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो वर्क एबिलिटी है उसका क्या हो जाता है? उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है। संवेग जो होता है वो आदतों के निर्माण में भी सहायक है। संवेग संवेग जो है, संवेग आदतों के निर्माण में सहायक है। आदतों के निर्माण में, इसमें आदतों के निर्माण में सहायक हैं। संवेग आदत निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है ना। आदतों का निर्माण, ठीक है ना, किससे होता है? संवेगों के कारण हमारी आदतों का निर्माण भी होता है। संवेगों की जो अभिव्यक्ति होती है ना वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति जन्म से ही क्या हो जाती है? प्रारंभ। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही क्रंदन शुरू करना कर देता है, रोना भी क्या है? संवेग है। तो संवेगों की अभिव्यक्ति जन्म से ही प्रारंभ होती है। संवेग कैसे होते हैं? जन्मजात। जन्म के समय कौन सा संवेग पाया जाता है? उत्तेजना। इसका मतलब संवेगों की जो अभिव्यक्ति है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। शैशवावस्था में संवेगात्मक व्यवहार सर्वाधिक अस्थिर। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। शैशवावस्था में, शैशवावस्था में सांवेगिक व्यवहार सर्वाधिक अस्थिर व अस्पष्ट मिलता है। अस्पष्ट, ध्यान रखना, सर्वाधिक अस्थिर व अस्पष्ट। अभी मैंने पूछा था ये चीज और यही प्रश्न बनकर के आता है। सर्वाधिक अस्थिर व अस्पष्ट मिलता है कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। ध्यान रखना, शैशवावस्था में सामवेगिक व्यवहार सर्वाधिक अस्थिर और कैसा मिलता है? अस्पष्ट मिलता है, ठीक है ना। बोलो, बात समझ में आ रही है? यहां तक बताइए, बात समझ में आ रही है? बताओ एक बार, बात समझ में आ रही है ना?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, परिपक्वता, परिपक्वता मैच्योरिटी, परिपक्वता, अधिगम, लर्निंग, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चर चेंज, सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव, का प्रभाव संवेगों पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? संवेगों पर पड़ता है। ध्यान रखने वाली बात है। परिपक्वता, अधिगम, प्रशिक्षण एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? हमारे संवेगों पर पड़ता है। यानी मैच्योरिटी का प्रभाव पड़ता है। संवेगों में परिपक्वता किशोर अवस्था में आती है, ठीक है ना। अधिगम अपन करते हैं तो सीखने से भी हमारा सामूहिक विकास होता है, प्रशिक्षण से भी होता है, और सांस्कृतिक जो कल्चर चेंज आते हैं उससे भी कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशन हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है। संवेग जो पद है अक्सर भावना या मन स्थिति का पर्याय माना जाता है। संवेग पद, संवेग जो पद है, संवेग पद अक्सर या तो इसको अपन क्या बोलते हैं, भावना, या हमारी जो मन स्थिति होती है, यानी जो मन की स्थिति है, या मन स्थिति, मन स्थिति, ठीक है, भावना या मन स्थिति का पर्याय माना जाता है। अपन यही तो बोलते हैं, पर्याय माना जाता है। ठीक है ना। संवेग पद अक्सर या तो भावना या जो हमारी मन स्थिति है उसका ही क्या माना जाता है, पर्याय माना जाता है। वंशानुक्रम जो और वातावरण जो होता है वो दोनों ही संवेगों को प्रभावित करते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वंशानुक्रम और वातावरण तो दो ऐसे फैक्टर हैं जो बालक के हर प्रकार के विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसको तो आप अपने फिक्स कर लीजिए, अधिगम को भी प्रभावित करता है वंशानुक्रम वातावरण, ठीक है। बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम वातावरण, ठीक है। बालकों के जो है कि ना, हम क्या कहते हैं उसको, बालकों के मानसिक विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम और वातावरण, बालकों के संज्ञान, यानी हर प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है ना। तो वंशानुक्रम और वातावरण यानी हेरिडिटरी और एनवायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, वातावरण बालकों के संवेगों को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि व्यक्ति का विकास क्या है, मैंने आपको बताया था कि विकास क्या है। विकास का मतलब होता है, विकास बराबर वंशानुक्रम इनटू वातावरण, यानी हेड डेवलपमेंट इक्वल टू एच इंटू ई, ये फॉर्मूला बनता है जो कि आर एस वुडवर्थ ने दिया था। किसने दिया था ये फॉर्मूला? वुडवर्थ साहब ने। विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है, ना कि भागफल, ना कि योगफल, ना कि शेषफल, ठीक है, बल्कि क्या होता है, गुणनफल होता है। क्लियर। तो वंशानुक्रम और जो वातावरण है वो दोनों ही, ठीक है ना। अच्छा, संवेग जब आते हैं ना तो कहीं ना कहीं उसकी अभिव्यक्ति शारीरिक पक्ष के द्वारा होती है। संवेगों की अभिव्यक्ति किससे होती है? शारीरिक पक्ष से। जैसे क्रोध आने पर आंखें क्या पड़ जाती है? लाल। तो पता चल जाता है कि हाँ ये अगले व्यक्ति को क्या आ रहा है, कोई क्रोध नाम की बीमारी आ रही है। ठीक है ना। बोलो, बात यहां तक समझ में आई। अब बात करते हैं संवेगों के वर्गीकरण, संवेगों का वर्गीकरण, संवेगों का वर्गीकरण, वर्गीकरण बात करते, ठीक है ना। तो देखो, सामान्यतः संवेग दो प्रकार के होते हैं।
संवेग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सुखद संवेग, सुखद संवेग, ठीक है ना। और नंबर दो दुखद संवेग, दुखद संवेग। जिनको अपन ने अभी बताया था सकारात्मक और नकारात्मक। संवेग दो ही प्रकार के होते हैं, सुखद संवेग, दुखद संवेग। सुखद और दुखद। सुखद संवेग कौन से होते हैं? देखो, ऐसे संवेग, ऐसे संवेग, संवेग जिनको अव्यक्त करने पर, जिनको अभिव्यक्त करने पर क्या मिलता है? जिनको अव्यक्त करने पर सुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति, अनुभूति होती है, खुशी मिलती है। वो कौन से संवेग होते हैं? सुखद। और भैया ऐसे संवेग, ऐसे संवेग कैसे? ऐसे संवेग जिनको व्यक्त करने पर, जिनको जिनको व्यक्त करने पर, यानी अव्यक्त करने पर, व्यक्त करने पर दुख मिलता है। सिंपल सी बात है, दुख मिलता है। वो कौन से हो जाएंगे? दुखद। सुखद और दुखद संवेग कितने प्रकार के हैं लाओ? दो प्रकार के। ऐसे संवेग जिनको व्यक्त करने पर हमको क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है, वे हो गए सुखद। और जिनको व्यक्त करने पर हमें क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है, वो कौन से हो गए? दुखद। यानी सुखद को अपन एक और नाम दे सकते हैं, ये आपके कौन से होते हैं? धनात्मक। और ये आपके कौन से होते हैं? ऋणात्मक। ठीक है ना। ये कौन से होते हैं? ऋणात्मक भी बोल सकते हैं। ये कैसे होते हैं? आपके नकारात्मक, नकारात्मक होते हैं। और भैया ये कैसे होते हैं? आपके सकारात्मक होते हैं। अब कैसे भी पेपर में पूछ ले आपसे, धनात्मक पूछ ले तो ये होंगे, सकारात्मक पूछ ले तो ये होंगे, नकारात्मक पूछ ले तो दुखद वाले होंगे, ऋणात्मक पूछ ले तो भी दुखद वाले होंगे। अब सुखद संवेग में क्या क्या चीज आएंगे? देखो, आपको प्रेम है, आपकी प्रेम, स्नेह, मित्रता, ये कैसे संवेग हैं? ये आपके सुखद संवेग हैं। जैसे प्रेम, जैसे प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, मित्रता, कैसे संवेग हैं साहब? ये धनात्मक है, सकारात्मक है, सुखद है। इनको प्रेम, ठीक है ना, स्नेह, वात्सल्य, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जो कछु मन में आवे, जो ही कछु गावे, मेरे लाल को आवे ने नरिया। ठीक है ना। आ रही बात समझ में? वात्सल्य रस, पुत्र पुत्री की कामना, संतान की कामना, प्रेम, ठीक है, बड़ी सुखद अभिव्यक्ति है। ठीक है ना। मित्रता, बड़ा अच्छा लगता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बड़ा सुखद है। दुखद संवेग, ऐसे संवेग जिनको व्यक्त करने पर दुख मिल रहा है, उसको ऋणात्मक या नकारात्मक, या जैसे इसमें कौन से आएंगे? जैसे ईर्ष्या, ई और लगो काई में, या को और सिलेक्शन है एस्टेट में, ठीक है ना। या को क्यों है गो? यार मिशन सिलेक्शन भार्गव सर यूट्यूब चैनल पर पढ़ता था ये, वहाँ CDPV क्लास उनकी चलती थी, उनसे पढ़ के ये तो निकल गया, मैं रह गया, मैं कहीं और फंस रहा था। तो तुमको देख करके ईर्ष्या होने लग जाएगी, है ना, ईर्ष्या। और ईर्ष्या करने वाला खुद तो अपना खून जलाता ही जलाता, खुद का ही जलाता है, दूसरे का तो क्या नुकसान करता है, लेकिन है तो दुखद है ईर्ष्या। ठीक है ना। क्रोध कैसो है तो दुखद ही है। खुशी में तो क्रोध आवे ही ना, दुख में ही आवे क्रोध। ठीक है ना। डर या भय कैसा है? बोलो सर दुखद है। तो ऐसे संवेग जिनको अव्यक्त करने पे प्राणी को क्या मिलता है? या मान लीजिए शोक, शोक भी क्या है? जैसे अपन शोक व्यक्त करने जाते हैं, शोक तो ये दुखद ही तो है। ठीक है ना। तो ये दुखद संवेग हैं।
क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं संवेगों का एक अन्य वर्गीकरण और देखते हैं। संवेगों का एक अन्य वर्गीकरण, संवेग का एक अन्य वर्गीकरण, अन्य वर्गीकरण, ठीक है, संवेगों का एक अन्य वर्गीकरण। तो देखो संवेग जो होते हैं वो सामान्यतः इनको अन्य वर्गीकरण में एक तो नैसर्गिक होते हैं, एक तो नैसर्गिक संवेग होते हैं, एक सर्जित, ठीक है ना। एक तो कौन से होते हैं? नैसर्गिक, नंबर एक नैसर्गिक, नैसर्गिक संवेग, और एक होते हैं सर्जित संवेग, सर्जित, जिनको कि हमने अर्जित किया है, सर्जित संवेग, ठीक है ना। नैसर्गिक और सर्जित संवेगों का एक अन्य वर्गीकरण है। नैसर्गिक का मतलब एक तरह से अपन प्राकृतिक भी मानते हैं। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, ठीक है ना। अब नैसर्गिक संवेग कौन से होते हैं? ऐसे संवेग, ऐसे संवेग, कैसे संवेग? जो एक बार जब इनका प्रदर्शन कर लेते हैं तो उनके स्तर में क्या आ जाती है? कमी, ठीक है ना। ऐसे संवेग, ऐसे संवेग जिनका, जिनका, ऐसे संवेग जिनका एक बार प्रदर्शन कर लेने के बाद, कर लेने के बाद उनके स्तर में कमी आ जाती है, उनके स्तर में कमी आ जाती है, वो होते हैं नैसर्गिक। जैसे मैं बताऊं, जैसे इसमें, जैसे, जैसे क्रोध है, जैसे शोक है, ठीक है ना। अब क्रोध, जैसे हमें एक बार हमने उसको क्रोध को व्यक्त कर दिया, तो फिर भैया परशुराम जी, जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, ठीक है ना, तो परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित अवस्था में और जनकपुरी में आ गए, राजा जनक की सभा में। उस समय उनको बड़ा क्रोध आ रहा था, लेकिन एक बार ये किसने तोड़ा है, लक्ष्मण से बहसबाजी हुई, फिर बाद में शांत धीर प्रशांत धैर्यशाली हमने भगवान श्री राम बोले, तो धीरे 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 धीरे, हे नाथ कोई आपका ही दास है, आप, मेरा नाम तो केवल राम है, आपका तो परशु सहित परशुराम है। तो वो शांत हो गए कि भाई कौन हो तुम, पहचान गए। तो उनका क्रोध धीरे धीरे क्या हो गया। तो जब स्टार्टिंग में क्रोध हो उस समय तो बड़े, कोई भी राजा, राजा कहां पे हैं, जनक जी कहां पे हैं, अब क्या होगा, परशुराम जी आ गए, 21 बार क्षत्रियों विहीन कर चुके थे पृथ्वी को, वो इतने गुस्सैल थे, ठीक है ना। तो उनके क्रोध से हर कोई डरता था। तो एक बार जब उन्होंने क्रोध व्यक्त किया उस समय, लेकिन धीरे धीरे उनके क्रोध के स्तर में क्या आ गई? कमी। कैसा संवेग है? नैसर्गिक। जैसे भय है, भय, अगर हमें किसी चीज से भय, तो एक बार हम डर रहे हैं, बच्चा है वो कमरे में जाने से डर रहा है, आप कहेंगे चल मैं चलता हूं, बोलो कुछ है, तो धीरे धीरे उसका क्या निकल जाता है? भय। तो स्टार्टिंग में तो उसको भय लग रहा था, लेकिन एक बार उसका भय निकल जाने के बाद उसके स्तर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ऐसे संवेग जिनको हम एक बार प्रदर्शन में ले लेते हैं तो उसके बाद उनके स्तर में कमी आ जाती है। शोक, जैसे अपन शोक व्यक्त करने जाते हैं, तो जैसे भगवान न करे कोई आदमी चला जाता है, तो उस दिन, पहले दिन तो जिस दिन वो जाता है उस दिन तो बड़ा घर में कोहराम मच जाता है, लेकिन धीरे 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 उसके शोक व्यक्त करने जो लोगों का रोना धोना वगैरह है वो बहुत कम होता चला जाता है, और कई 2-4 दिन बाद तो लोग हंसना बोलना सब प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो शोक गायब हो गया हो, लेकिन उसके डेमोस्ट्रेशन में क्या आ गई भाइयों? कमी आ गई। तो ध्यान रखना, ऐसे संवेग जिनका एक बार प्रदर्शन कर लेने के बाद उनके स्तर में कमी आ जाती है, तो वो कौन से संवेग होते हैं? आपके नैसर्गिक संवेग होते हैं। कौन से होते हैं भैया? नैसर्गिक संवेग होते हैं, ठीक है ना। अब जो सर्जित संवेग हैं वो क्या होते हैं? ऐसे संवेग, ऐसे संवेग, संवेग जो धीरे धीरे विकसित होते हैं, धीरे धीरे विकसित
होते हैं। जैसे जैसे प्रेम एक साथ विकसित नहीं होता, ठीक है ना। प्रेम एक साथ डेवलप नहीं होगा, धीरे धीरे से तुम मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, ठीक है। तो धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो ऐसे संवेग जो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, ठीक है ना। ईर्ष्या, ईर्ष्या किसी से एक बार में डेवलप नहीं होती है, ईर्ष्या भी धीरे धीरे होगी। जैसे जैसे पड़ोसी उन्नति करेगा, पड़ोसी धीरे धीरे ईर्ष्यालु होते चले जाएंगे। घृणा, घृणा भी एक संग अव्यक्त नहीं होती है, धीरे धीरे ही विकसित होती है। घृणा, आई हेट यू, नायक और नायिका में लड़ाई होती है फिल्मों में, तो नायिका एक बार में हेट नहीं करने लग जाती है, कुछ कई हरकतें जब उसकी देख लेती है तो उसके अंदर घृणा उत्पन्न हो जाती है। ये तो चोरी करता है, ये तो स्मगलर का काम करता है, ये तो गुंडों के साथ में रहता है। तो धीरे धीरे नायिका पहले तो समझाएगी, लेकिन बाद में उसको अपने उस आशिक से या अपने नायक से घृणा होना प्रारंभ हो जाती है। तो प्रेम भी धीरे धीरे विकसित होता है, घृणा भी धीरे धीरे विकसित होती है, ठीक है ना। और आपके ये जो संवेग हैं ये धीरे धीरे होते हैं, ठीक है। करुणा भी धीरे धीरे विकसित होती है, वात्सल्य भी धीरे धीरे विकसित होता है। क्लियर। तो संवेग का एक अन्य वर्गीकरण, एक तो नैसर्गिक और एक सर्जित। वैसे मुख्यतः होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक, यानी सुखद और दुखद। क्लियर। अब बात करते हैं वॉटसन के अनुसार संवेग। वॉटसन ने 3 संवेग बताए हैं। कितने? 3 संवेग। नंबर 1 भय, नंबर 2 क्रोध, भय क्रोध, और नंबर 3 प्रेम, भय क्रोध प्रेम, ठीक है। वॉटसन ने एक बालक में, नवजात शिशु में, 3 माह की अवस्था में कितने संवेग बताए थे? 3 संवेग, ठीक है ना। यानी वॉटसन ने नवजात शिशु में ये 3 मौलिक संवेग हैं। क्या बोलते हैं इनको? 3 मौलिक संवेग, मौलिक, ठीक है ना। और भय को उन्होंने क्या बताया था? भय को बताया था उन्होंने मूलभूत संवेग। भय एक मूलभूत संवेग है। भय बिन होत न प्रीत, अगर आपके अंदर भय नहीं हो तो ईश्वर को नहीं माने, अगर अपराधियों के मन में भय नहीं हो तो फिर कानून का डर क्या, ठीक है। तो भय एक मूलभूत संवेग है। वॉटसन ने जो वर्गीकरण दिया था सन 1919 में दिया था, सन 1919 में, ठीक है ना। भय, भय कैसे उत्पन्न होता है बालक में? इनका मानना था कि बच्चों में भय कैसे उत्पन्न होता है? उनके किसी सानिध्य को हटाने पर, किसी सानिध्य यानी उसके सहारा जो है, किसी सानिध्य को हटाने पर भय उत्पन्न हो जाता है। सानिध्य को हटाने पर मतलब उसके सपोर्ट को। जैसे एक बच्चा है, वो पिलो कवर लगा करके सोया हुआ, आपने उसका पिलो तकिया हटा लिया, बच्चा ऐसे कांप जाता है। तो सानिध्य को हटाने से बच्चे में क्या उत्पन्न हुआ? भय, ठीक है। ये तो भय उत्पन्न हो गया। अब क्रोध कैसे उत्पन्न हो रहा है? देखो, क्रोध बच्चे में कैसे उत्पन्न होगा? उसकी शारीरिक क्रियाओं में, उसकी शारीरिक क्रियाओं में अगर कोई रुकावट आएगी, शारीरिक क्रियाओं में अगर उसकी रुकावट आती है, अगर रुकावट आती है, रुकावट, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है भैया? उसको गुस्सा आ जाता है। प्रेम, प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? बच्चों की पीठ को सहलाओ, थपथपाओ, उसके पैरों पे, है ना, उसके चेहरे पे उंगली फिराओ, बच्चा हंसेगा। तो सहलाने, पीठ को सहलाने, पीठ सहलाने और थपथपाने से, सहलाने व थपथपाने से बच्चा सो भी जाता है ना, थपथपाने से उत्पन्न होता है क्या? प्रेम। बोलो, बात समझ में आई? तो वॉटसन ने कितने संवेग बताए हैं? 3। इनको क्या बोलते हैं? 3 मौलिक संवेग।
भय क्रोध प्रेम। मूलभूत संवेग किसको कहते हैं? भय। भय कैसे उत्पन्न होता है बच्चों में? किसी सानिध्य को हटाने पर। क्रोध कैसे आएगा? अगर हमने उसकी शारीरिक क्रिया में कोई भी बाधा डाल दी, रुकावट डाल दी, उसको क्रोध आ जाएगा। और अगर उसकी पीठ सहला दी, उसकी त्वचा सहला दी, उसके गाल सहला दिए, उसके पैर सहला दिए, तो बच्चों में हंसेगा, फिर सो भी जाएगा। यह है प्रेम। ठीक है ना। अब इनके वॉटसन ने के इस जो इनका वर्गीकरण था, इसको शेरमैन ने 1927 में गलत साबित कर दिया। यानी शेरमैन ने इस वाले वर्गीकरण को शेरमैन ने कब गलत साबित कर दिया? इसको 1927 में। उन्होंने कहा कि भैया कोई तीन संवेग नहीं है, बल्कि एकमात्र संवेग पाया जाता है, वो संवेग है आवेग। शेरमैन ने एकमात्र संवेग कौन सा बताया था बच्चे में? आवेग। इन्होंने वॉटसन के 1919 में दिए गए तीन मौलिक संवेगों के जो प्रकार थे उनको नेग्लेक्ट कर दिया और 1927 में अपना स्वयं का वर्गीकरण दिया, जिसका क्या है? शेरमैन ने एकमात्र संवेग बताया है। कौन सा? आवेग। बोलो, ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए एक बार फटाफट से। ठीक है ना, बताइए। चलिए अब बात करते हैं श्रीमती ब्रजेश महोदया के अनुसार। श्रीमती ब्रजेश महोदया के अनुसार, ब्रजेश महोदया के अनुसार संवेगों की संख्या। श्रीमती ब्रजेश महोदया के अनुसार, ठीक है। श्रीमती ब्रजेश महोदया ने कुल संवेग कितने बताए? कुल संवेग बताए थे 10। ब्रजेश महोदया के अनुसार कुल संवेग कितने होते हैं? 10। ठीक है ना। ब्रजेश महोदया का यह मानना था कि जन्म के समय एकमात्र कौन सा बताया था? उत्तेजना। जन्म के समय कौन सा बताया था उन्होंने? एकमात्र संवेग बताया था उत्तेजना। ध्यान रखना, किसने? ब्रजेश महोदया ने। और लगभग 2 वर्ष की आयु तक आते आते एक बालक के अंदर उसके सभी संवेगों का जन्म हो जाता है। किसका कथन है? यह कथन किसने दिया है? श्रीमती ब्रजेश महोदया ने। ठीक है, ध्यान रखना, 2 वर्ष की आयु तक जन्म के समय संवेग। कुल संवेग कितने बताए इन्होंने? कुल संवेग बताए हैं इन्होंने 10। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें ब्रजेश महोदया का संवेग, तो समय संवेग कौन सा उत्पन्न हो रहा है और उनकी संख्या कितनी है, समझ में आएगा आपको। संख्या, ठीक है ना। समय यानी बात करें जन्म के समय, तो जन्म के समय कौन सा संवेग है बताओ? तो जन्म के समय बताया ना उन्होंने उत्तेजना, एकमात्र संवेग। तो कुल संवेग कितने हो गए भाई? 1। याद रखना, संवेगों की संख्या कितनी हो गई भाई? 1। जन्म के समय एकमात्र संवेग है उत्तेजना, संवेग हो गया 1। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है ना। 3 महीने में, फिर लगभग जन्म के 3 मास में बच्चों में 2 संवेग और उत्पन्न हो जाते हैं, आनंद और कष्ट। आनंद और कष्ट, ठीक है ना। अब कितने हो गए? 1 पहले है और 2 अब हो गए, तो कितने हो गए भाई टोटल? 3 संवेग। 3 मास में कितने संवेग उत्पन्न हो जाते हैं बताओ? 3 संवेग। ठीक है ना। कौन कौन से? यानी उत्तेजना। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीमती ब्रजेश महोदया के अनुसार 3 मास में कौन कौन से संवेग पाए गए, तो उत्तेजना तो है ही, और उत्तेजना के साथ में आनंद और कष्ट। अब बात करते हैं 3 मास के बाद में 6 मास में, यानी 6 मास के अंतर्गत उसमें कौन से संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो 6 मास में जो होते हैं, छठे मास में, 6 मास में भय, क्रोध और घृणा। भय, क्रोध, घृणा। कौन कौन से? भय, क्रोध और घृणा, हिट। ठीक है ना। जन्म के समय उत्तेजना, 3 मास में आनंद कष्ट, 6 मास में भय, क्रोध, घृणा। अब बताओ संवेगों की संख्या कितनी हो गई? संवेगों की संख्या कितनी हो गई? देखो, यहां तक तो हो गए थे 3, और 3 और आ गए। 3 + 3 बराबर कितने हो गए? बोलो, कितने हो गए बताओ? 6 हो गए। नेक्स्ट देखो, 6 के बाद में 12वें मास में, 12 मास में 2 संवेग और उत्पन्न हो जाते हैं, उल्लास और प्रेम। उल्लास और प्रेम।
अब कितने हो गए, पहले कितने थे 6, 6 में प्लस 2 और जोड़ दो बराबर कितने हो गए 8 संवेग। ठीक है ना। अब 12 मास के बाद फिर बात करते हैं इधर 18वां मास। 18वें मास में 18वें मास में फिर दो संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, कौन कौन, सॉरी एक संवेग 18वें मास में आती है ईर्ष्या। क्या आ जाती है, ईर्ष्या। ठीक है ना। और अब कितने संवेग हो गए, वहां तक कितने थे 8, 8 में एक और जोड़ दो बराबर कितने हो गए 9। 18 मास में कौन सी आ जाएगी, ईर्ष्या। और 24वें मास में, 24 मास में, 24वें मास में सबसे अंत में आता है हर्ष संवेग। कौन सा, हर्ष। अब कितने हो गए 9 प्लस 1 बराबर 10। श्रीमती ब्रजेश महोदया ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है, 10 ही तो बताई है। जन्म के समय एकमात्र संवेग कौन सा है, उत्तेजना। ठीक है, कुल संवेग कितने बताएं 10। और क्या कहा था इन्होंने कि लगभग 2 वर्ष की आयु तक आते आते, मैं लिखवा चुका हूं इसको शैशवावस्था में कथन, कि एक लगभग 2 वर्ष की आयु आते आते एक बालक के अंदर उसके सभी संवेगों का जन्म हो जाता है। किसका कथन है, श्रीमती ब्रजेश महोदया का। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। आ गई होगी, बहुत बढ़िया बात है, आ जानी चाहिए। आ रही है ना, चलिए ठीक है ना। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म के समय उत्तेजना एक संवेग। अगर आपसे पूछ ले कि 3 मास में कौन कौन से संवेग आ गए, तो आपको उत्तेजना भी काउंट करना है। उत्तेजना, आनंद और कष्ट हो गए 3। 6 मास में कौन से हो गए, उत्तेजना, आनंद, कष्ट, ये तो है ही। और 3 और जोड़ दो, भय, क्रोध, घृणा। अगर टोटल पूछ ले तो उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, क्रोध, घृणा कितने हो गए, 3 और 3 6। 12वें मास में 2 और बढ़ गए, कौन कौन से, उल्लास और प्रेम। अब कितने हो गए, उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, क्रोध, घृणा, उल्लास और प्रेम, टोटल हो गए 8। और आपके 18वें मास में एक और बढ़ गया, कौन सा, ईर्ष्या। ठीक है, और सबसे अंत में कौन सा आता है, हर्ष। पेपर में पूछा गया था डीएक्स ट्रिपल बी में कि बालकों में सबसे अंत में कौन सा संवेग डेवलप होता है, हर्ष। और हर्ष से ठीक पहले कौन सा होता है, ईर्ष्या। और सबसे पहले कौन सा होता है, उत्तेजना। आनंद और कष्ट तीसरे मास में, भय, क्रोध, घृणा 6वें मास में। अब इसका मतलब ये नहीं ये गायब हो गए हों, ये तो है ही। अब ये और आगे 3 हो गए, अब 3 और ये 6 हो गए, अब ये 8 हो गए, अब ये 9 हो गया और ये 10। तो श्रीमती ब्रजेश महोदया के अनुसार बोलो संवेगों की संख्या कितनी है, बताओ एक बार फटाफट से कमेंट करके। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, बताइए। कुछ कमेंट वमेंट तो कर दिया करो। बताओ, अरे कुछ कमेंट वमेंट तो कर दिया करो भाइयों। चलिए चलें आगे। जी ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो ये हो गया आपके श्रीमती ब्रजेश महोदया के अनुसार संवेगों का वर्गीकरण। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संवेगों के वर्गीकरण को लेकर के चर्चा कर रहे थे। गुड आफ्टरनून सर, बहुत बढ़िया। 10 है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। अब बात करते हैं डेकार्टे ने कितने संवेग बताए, डेकार्टे ने। ठीक है ना, डेकार्टे ने 6 संवेग बताए। डेकार्टे ने कितने संवेग बताए, 6 संवेग, ध्यान रखना। डेकार्टे ने कितने संवेग बताए, 6। ठीक है, सैंड ने कितने संवेग बताए, सैंड ने 7। सैंड के अनुसार संवेग कितने हैं, 7। ठीक है ना। डेकार्ट इनके अनुसार संख्या ही पूछ लेता है। हालांकि अगर मैं इनको लिखाऊं कि प्रशंसा, प्रेम, हर्ष, इच्छा, शोक, घृणा। ठीक है, प्रशंसा, प्रेम, हर्ष, शोक, इच्छा, घृणा।
ये किसने बताए थे? डेकार्टे ने। प्रशंसा, प्रेम, हर्ष, प्रशंसा, प्रेम, हर्ष, शोक, इच्छा और घृणा, ये किसके द्वारा बताए गए हैं? डेकार्टे। सैंड ने 7 बताए हैं, हर्ष, जिज्ञासा, शोक, हर्ष, जिज्ञासा, जिज्ञासा, शोक, घृणा। हर्ष, जिज्ञासा, शोक और घृणा, भय, क्रोध और विरक्ति। भय, क्रोध और विरक्ति। विरक्ति एक तरह से संन्यास की भावना। 1 2 3 4 5 6 7। सैंड ने कितने बताए? 7। डेकार्टे ने कितने बताए? 6। सैंड ने कितने बताए? 7। ठीक है ना। जॉर्जन्स ने भी 6 प्रकार बताए। जॉर्जन्स ने कितने बताए? 6। जॉर्जन्स ने भी 6 प्रकार बताए। ठीक है। अब मैं जॉर्जन्स के 6 प्रकार की बात करें तो खुशी, इच्छा, लज्जा, खुशी, खुशी, इच्छा, लज्जा, भय, क्रोध। ठीक है ना। खुशी, इच्छा, लज्जा, भय और क्रोध और एक लास्ट में रह गया शोक। कौन सा? शोक। शोक। ठीक है ना। हालांकि इनमें से मोस्टली पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि डेकार्टे ने संवेगों संख्या कितनी बताई? 6। सैंड ने कितनी बताई? 7। जॉर्जन्स ने कितनी बताई? 6। क्योंकि थोड़ा सा याद करने में दिक्कत ही आती है कि प्रशंसा, प्रेम, हर्ष, शोक, इच्छा, घृणा, हर्ष, जिज्ञासा, शोक, घृणा, दोनों तीनों कैसे लगते हैं? सेम से लगते हैं। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये वाला डीएस ट्रिपल डीएसएस में पूछा गया था कि स्पिनोजा ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? स्पिनोजा ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? स्पिनोजा, ये इंपॉर्टेंट है। स्पिनोजा ने संवेगों की संख्या बताई है 3। ठीक है ना। कितनी बताई है? 3। हर्ष, शोक और इच्छा। हर्ष, नंबर 2 शोक और नंबर 3 इच्छा। हर्ष, शोक और इच्छा, ये स्पिनोजा के अनुसार बताए गए संवेगों के प्रकार हैं। ठीक है ना। हर्ष, शोक, इच्छा। चीनी साहित्य ने 6 बताए हैं, भारतीय साहित्य ने 8। चीनी साहित्य के अनुसार 6 हैं। चीनी साहित्य के अनुसार 6 और भारतीय साहित्य के अनुसार 8। ठीक है ना। चलिए आगे बात समझ में। चीनी साहित्य के अनुसार और भारतीय साहित्य के अनुसार 8 हो गए। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं विलियम मैकडूगल के अनुसार संवेगों का वर्गीकरण। विलियम मैकडूगल के अनुसार संवेगों का वर्गीकरण। मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं? विलियम मैकडूगल के अनुसार संवेग। ठीक है। तो देखो मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए। कितने बताए? मैकडूगल ने 14 संवेग बताए। ठीक है। और प्रत्येक संवेग से क्या जुड़ी होती है? एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। ठीक है ना। विलियम मैकडूगल ने 14 संवेग, कितने संवेग बताए? 14 संवेग बताए। विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल, मैकडूगल के अनुसार कितने संवेग? 14 संवेग। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक तरफ संवेग और उस तरफ दूसरी तरफ उसकी क्या आएगी? मूल प्रवृत्ति। संवेग और मूल प्रवृत्ति क्या है? प्रत्येक संवेग से क्या जुड़ी होती है? मूल प्रवृत्ति। ठीक है ना। तो देखो भय, पहला क्या है? भय, क्रोध, घृणा। ठीक है ना। भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, आधीनता, आधीनता, भूख। ठीक है ना। आधीनता, भूख, एकाकीपन। कौन सा हो गया? एकाकीपन।
एकाकीपन क्या है? संवेग है। रचनात्मकता, रचनात्मकता, भय, क्रोध, घृणा, अधीनता, भूख, एकाकीपन, रचनात्मकता। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7। अब वात्सल्य, अगला, इधर भी संवेग और मूल प्रवृत्ति, संवेग और मूल प्रवृत्ति, ठीक है ना? कौन सा हो गया? वात्सल्य, ठीक है ना? और वात्सल्य के बाद में आएगा कष्ट, 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 आश्चर्य, ठीक है? वात्सल्य, कष्ट, आश्चर्य, और आपका श्रेष्ठता, श्रेष्ठता, अधिकार, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना? और कामुकता और आमोद, कामुकता और आमोद, आमोद प्रमोद, जिसको बोलते हैं आमोद और प्रमोद, ठीक है साहब? सर सबसे कम में स्पिनोजा का नाम रहेगा, हाँ बिल्कुल, सबसे कम में। स्पिनोजा ने 3 बताए हैं, ठीक है ना? हर्ष, शोक और इच्छा। स्पिनोजा ने 3 बताए हैं, देखो कौन से? हर्ष, शोक और इच्छा, ओके। बाकी विलियम मैकडूगल ने 14। भय, अब देखो भय की मूल प्रवृत्ति क्या है? भय की मूल प्रवृत्ति है पलायन। ये पूछा जाता है, भय की मूल प्रवृत्ति क्या है भाइयों? भय में क्या करता है व्यक्ति? पलायन करता है, ठीक है ना? भय की मूल प्रवृत्ति क्या होगी? भय की मूल प्रवृत्ति है पलायन, भागना, ठीक है? क्रोध की मूल प्रवृत्ति क्या है? युयुत्सा, मतलब युद्ध करने की इच्छा, ठीक है ना? और जो आपका घृणा है, घृणा में अपन क्या करते हैं? विरक्ति भावना, विरक्ति। घृणा में किसका भाव रहता है? विरक्ति का, विरक्ति, नफरत वाला भाव, ठीक है ना? विरक्ति। आधीनता में, आधीनता अगर होती है तो उसमें हमारा कौन सा भाव होता है? आत्महीनता, आत्महीनता। अधीन जब हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हमारे अंदर आत्महीनता आ जाती है, आत्महीनता। भैया ठीक है, मालिक जैसो के को वैसे ही करेंगे भैया, हम तो कचू कर ही ना सकते हैं। तो बड़ी दीनहीन सी बात करेगा, आत्महीनता, ठीक है? भूख में, भूख में क्या करेगा? भोजन अन्वेषण, भोजनान्वेषण, भोजनान्वेषण। भूखे को क्या चाहिए? भोजन। एकाकीपन जब आएगा तो सामूहिकता, एकाकीपन में कौन सी होती है? सामूहिकता, समूह की तरफ भागना। रचनात्मकता में निर्माण, यानी सृजनात्मकता, सृजनात्मकता आएगी, निर्माण प्रवृत्ति आएगी। वात्सल्य में क्या आएगा? पुत्र और पुत्री की कामना, पुत्र पुत्री की कामना, संतान की कामना, पुत्र पुत्री की क्या करेगा? कामना करेगा, इच्छा, ठीक है ना? पुत्र पुत्री। और कष्ट में क्या करेगा? कष्ट में आएगी संवेदना, क्या आएगी? कष्ट में संवेदना, सेंसेशन, संवेदना, ठीक है? आश्चर्य में क्या आएगा? जिज्ञासा, है ना? आश्चर्य में क्या होगा? जिज्ञासा आएगी, जिज्ञासा, कि भाई ये काम इसने ऐसे कैसे कर लिया, तो जिज्ञासा भाव आ जाएगा इसमें, ठीक है? श्रेष्ठता में व्यक्ति क्या करता है? श्रेष्ठता में व्यक्ति करता है आपका अधिकार, जो आत्म प्रदर्शन। श्रेष्ठता में क्या करता है? आत्म प्रदर्शन, सेल्फ डेमोस्ट्रेशन, आत्म प्रदर्शन। श्रेष्ठता में आत्म प्रदर्शन। अधिकार में क्या होता है? संग्रह भावना, संग्रह, संग्रह भावना, ये चीज मेरी है, ठीक है? अधिकार में संग्रह भावना। कामुकता में क्या हो जाती है? काम प्रवृत्ति, लिबिडो, काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति। और आमोद प्रमोद में व्यक्ति क्या करता है? हास्य, हंसी मजाक, हास्य करता है, ठीक है?
तो कितने संवेग? 14 संवेग। प्रत्येक संवेग से क्या जुड़ गई? एक मूल प्रवृत्ति। क्या जुड़ गई? एक मूल प्रवृत्ति, जो व्यक्ति को क्या कर रही है? क्रिया करने के लिए प्रेरित। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 4, ये 5, 6, 7, आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा मैकडूगल। ठीक है साहब, तो 14 प्रकार के इन्होंने क्या बताए हैं? संवेग। और प्रत्येक संवेग से क्या जुड़ी होती है ललाओ? आपकी मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ एक बार, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना, आ गई होगी यहां तक की बात तो समझ में। ठीक है भाई, यस। अच्छा, रॉस ने संवेगों के कितने प्रकार बताए? चलो रॉस के अकॉर्डिंग बात करें। रॉस ने संवेगों के 3 प्रकार बताए। रॉस के अनुसार, रॉस ने भी कितने बताए भाई? 3। नंबर 1 ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक। नंबर 2 भावात्मक, और नंबर 3 क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। रॉस ने कितने बताए? 3 बताए। ठीक है ना, जेएस रॉस, जो संवेग चेतना की वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता, ये जो परिभाषा लिखाई थी, उन रॉस ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं? 3। विलियम जेम्स ने संवेग 2 प्रकार के बताए। विलियम जेम्स ने, विलियम जेम्स, जेम्स ने 2 प्रकार के बताए। कौन कौन से? नंबर 1 स्थूल संवेग, स्थूल संवेग, और नंबर 2 सूक्ष्म संवेग, स्थूल और सूक्ष्म संवेग। ठीक है ना, स्थूल संवेग और सूक्ष्म संवेग। स्थूल संवेग कौन कौन से होते हैं? भय, प्रेम, क्रोध, है ना, भय, क्रोध और प्रेम, ये कौन से संवेग होते हैं? हमारे स्थूल होते हैं। ठीक है ना, नैतिकता, बौद्धिकता, सामाजिकता, ये कैसे होते हैं? सूक्ष्म। नैतिकता, अब इस बताता हूं क्या मतलब है। नैतिकता, बौद्धिकता, सामाजिकता, ये आपके कैसे संवेग होते हैं? सूक्ष्म संवेग है। मतलब समझना, ऐसे संवेग जो आपको दिखाई दे जाते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति, भय पता चल जाएगा, डरा हुआ है, आंखें पीली पड़ी हुई हैं। क्रोध, आंखें लाल हो रही है, दिखाई दे जाएगा। प्रेम दिखाई दे जाएगा, लगेगा हाँ इसमें प्रेम है। ठीक है ना, यानी जो दिखाई दे जाए वो स्थूल हैं। स्थूल का मतलब जैसे हमारा शरीर कौन से रूप में? स्थूल। अब मेरे अंदर कितना ज्ञान है, ये दिखाई थोड़ी दे सकता है, तो वो कौन से संवेग हो जाएंगे? सूक्ष्म। आप कितने मोरल हैं, आप में कितनी बुद्धि है, आप कितने सामाजिक हैं, तो ये कैसे संवेग हैं? सूक्ष्म। तो विलियम जेम्स ने संवेगों के कितने प्रकार बताए? 2, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म। ठीक है ना, ध्यान रहेगा। फ्रायड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। 2 मूल प्रवृत्तियां फ्रायड के अनुसार, 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं भाइयों। कौन कौन सी? नंबर 1 जीवन मूलक, जीवन मूलक, ठीक है, और नंबर 2 मृत्यु मूलक। जीवन मूलक और मृत्यु मूलक। ठीक है ना, 1 मिनट पानी पीऊंगा बस, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का विराम लूंगा, पानी पी रहा हूं। यस, हाँ जी, ठीक है ना, समझ में आ रही हैं चीजें? बताइए एक बार फटाफट से।
यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेशन वेशन को शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी। देखो डार्विन के अनुसार 6 संवेग हैं। डार्विन के अनुसार कितने? हाँ, फ्रायड ने 2 मूल प्रपत्तियां बताई, जीवन मूलक मृत्यु मूलक। इसको तो बोलते हैं एरोज, और इसको बोलते हैं थेरोज या थाइनाटोस। थेरोज या थाइनाटोस भी बोलते हैं, थाइनाटोस, ठीक है ना। जीवन मूलक और मृत्यु मूलक। डार्विन ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? 6। डार्विन ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? 6। डार्विन के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? 6 है। अब डार्विन ने 6 संवेग कौन कौन से बताए हैं? ठीक है, हर्ष, भय, क्रोध। हर्ष, भय, क्रोध, ठीक है ना। हर्ष है, भय है, क्रोध है, विरुचि है, दुख है और आश्चर्य है। विरुचि, विरुचि, दुख और आश्चर्य। आश्चर्य, ये किसने बताए हैं? डार्विन के, चार्ल्स डार्विन के अनुसार संवेगों की संख्या 6 है। हर्ष, भय, क्रोध, विरुचि, दुख और आश्चर्य, ठीक है। इजार्ड ने संवेगों की संख्या बताई है 10। इजार्ड, इजार्ड के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? 10। इजार्ड के अनुसार 10 संवेग हैं सब, ठीक है ना। हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, विरक्ति। हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, विरक्ति और अवमान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, विरक्ति, अवमान, भय, शर्म, अपराध। है, शर्म, अपराध। गुरुजी इनको याद कैसे रखेंगे? तो ये ज्यादातर इसमें वैसे संख्या आती है, ओके ना, घबराने की जरूरत नहीं है। भय, शर्म, अपराध, अभिरुचि और उत्तेजना। अभिरुचि और उत्तेजना, अभिरुचि और उत्तेजना, ठीक है सर। हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, विरक्ति, अवमान, भय, शर्म, अपराध, अभिरुचि और उत्तेजना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इजार्ड ने कितने बताए? 10 बताए हैं, ठीक है। पिलुचिक के ने संवेगों के जो प्रकार बताए 8। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिलुचिक, ठीक है ना। पिलुचिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिलुचिक ने 8 संवेग बताए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? 8 संवेगों को विरोधी युग में बताया है। कौन से युग में? विरोधी, ठीक है। कितने विरोधी युग्म बनेंगे? 4 विरोधी युग्म में। युग्म में, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो किसने संवेगों को विरोधी युग में प्रस्तुत किया है? एक प्रश्न तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसने प्रस्तुत किया है? ये आपके पिलुचिक ने, ठीक है। पहला बताया हर्ष, हर्ष। अब बताओ हर्ष का उल्टा क्या होता है? हर्ष का मतलब होता है विषाद। हर्ष का उल्टा क्या होता है? विषाद। हर्ष, विषाद। भय, भय और क्रोध। दूसरा बताया भय। भय में क्या बताता? भय वाले को क्या आता है? मुझे तो कह रहे काम करो, मुंह वैसे डर लग रहा। भय में क्या आएगा? क्रोध आएगा। स्वीकृति, विरुचि। तीसरा है स्वीकृति। स्वीकृति का क्या होगा? विरुचि। यानी स्वीकृति, किसी काम के लिए स्वीकृति मंजूरी देना, और जिस काम में रुचि नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? विरुचि बोलते हैं, ठीक है। और आश्चर्य, और आश्चर्य का मतलब होता है पूर्वाभास। आश्चर्य, पूर्वाभास। आश्चर्य बोले तो पूर्वाभास, ठीक है। तो पिलुचिक ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? 8। लेकिन उनको कितने युग में बताया है? 4 विरोधी युग में, ठीक है। हर्ष, विषाद, ठीक है। भय, भय में क्या आएगा? क्रोध। स्वीकृति, विरुचि और आश्चर्य, पूर्वाभास। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं? 8। युग्म कितने? 1 2 3 4। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई?
देखो कंप्लीट चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है ना, फुल सीडीपी आपको कंप्लीट यहां से आपको चीजें मिल रही हैं। यूट्यूब के इतिहास में सबसे बड़ी बात है नहीं कितना कोई आपको देके नहीं चलता, बताइए, ठीक है ना, शॉर्ट में बता जाते हैं, फिर अपने महंगे महंगे एप्स में जाकर के बेचते हैं, ये आपको बताइए, ओके ना, क्लियर है। जेपी गिलफोर्ड ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? 14। वुडवर्थ ने कितने बताई है? 12। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार भी कितने संवेग है? 14। और वुडवर्थ के अनुसार कितने हैं? 12। ठीक है, और बैरोन के अनुसार कितने के पता है आपको? बैरोन के अनुसार लगभग 1 लाख, 1 लाख संवेग और 1 लाख मूल प्रवृत्तियां, वो बैरोन। अब 1 लाख हमने कहां तक याद करेंगे, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत से टीचर्स हम कभी कभी हम लोगों को याद नहीं रहती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ठीक है ना। तो डार्विन के 6, इजार्ड के 10, प्लूचिक के 8, ठीक है ना, ये क्या हो गए आपके संवेगों के आपके प्रकार हो गए। बोलो बात समझ में आई? बताइए एक बार फटाफट से, बता दिया करो भाई फटाफट से कमेंट करके, है ना, तभी आनंद आता है कि हाँ सब बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तब तो अच्छा भी लगता है। यस, चलें आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़े आगे, बताओ बढ़े क्या आगे? बताओ, बढ़े आगे। चलिए अब देखते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में जो संवेगात्मक व्यवहार है। आ गया सर समझ, बहुत बढ़िया। चलें आगे, अब देखते हैं, देखो शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, शैशवावस्था में, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे कैसे होता है? संवेगात्मक विकास, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। आवाज वगैरह तो प्रॉपर आ रही है ना? एक बार मैं सेल और चेंज कर लूं, काफी लंबे समय से क्लास चल रही है। हेलो, 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 आवाज आ रही है ना प्रॉपर भाई? हाँ भाई, प्रॉपर आवाज आ रही है ना, एक बार बताओ। जी सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, ठीक है ना। अब देखो शैशवावस्था में, तो देखो इस अवस्था में सबसे पहली बात, शिशु पूरी तरह से अपने एक तो संवेगों का प्रदर्शन करता है। शिशु क्या करता है? संवेगों का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देता है। शिशु संवेगों का प्रदर्शन प्रारंभ कर देता है। तो प्रारंभ तो कौन सी अवस्था से कर देता है भाइयों? शैशवावस्था से, ध्यान रखना, संवेगों का प्रदर्शन प्रारंभ। लेकिन इस अवस्था में संवेगों में क्या पाई जाती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, संवेगों में अस्पष्टता, अस्पष्टता व अस्थिरता देखने को मिलती है। अस्थिरता, ठीक है ना, क्या मिलेगी? अस्पष्टता मिलेगी और अस्थिरता सर्वाधिक मिलती है, सर्वाधिक, ये ध्यान रखना है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ये लाइन कौन सी अवस्था की विशेषता है? शैशव अवस्था में जो आपके संवेग होते हैं वो सबसे अधिक क्या होते हैं? अस्थिर और अस्पष्ट। संवेगों में तीव्रता पाई जाती है। यहां पर संवेगों में क्या पाई जाती है? संवेगों में, संवेग प्रदर्शन में तीव्रता, तीव्रता भी आपको मिलेगी, ठीक है, पल में हंसना, पल में रोना, पल में नाचना कूदना, तो संवेगों में क्या मिलेगी? तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट, इस अवस्था में संवेग एक साथ विकसित नहीं होते हैं। संवेग एक साथ, एक साथ विकसित ना होकर, एक साथ विकसित ना होकर, ना होकर धीरे धीरे होते हैं भाई, धीरे धीरे होते हैं। जैसे
अभी मैंने आपको श्रीमती ब्रिजेश महोदया का पढ़ाया। जन्म के समय 1 माह संवेग उत्तेजना, ठीक है ना। फिर उसमें जन्म के समय कौन सा पाया जाता है, 1 माह संवेग उत्तेजना बताया था श्रीमती ब्रिजेश महोदया ने। फिर 3 मास में आनंद कष्ट, फिर 6 मास में भय क्रोध घृणा, फिर उल्लास प्रेम, फिर ईर्ष्या और फिर अंत में हर्ष। जन्म के समय 1 माह, लेकिन उन्होंने यह भी बताया था कि 2 वर्ष की आयु तक, कितने वर्ष की आयु तक, 2 वर्ष की आयु तक, एक बालक के सभी संवेगों का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। ठीक है, ये कथन किसका है, श्रीमती ब्रिजेश महोदया का। बोलो बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, आ रही ना आवाज, बहुत बढ़िया। अच्छा मैनी जरवाल, बहुत बढ़िया, आवाज आ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है ना, तो यही बात अपन यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, तो संवेग एक साथ विकसित ना होकर के कैसे विकसित होते हैं, धीरे धीरे से विकसित होते हैं। कौन सी अवस्था में, शैशवावस्था में। ठीक है, और नवजात शिशु में कितने संवेग पाए जाते हैं, ये आपको पता ही है। नवजात शिशु में कितने संवेग पाए जाते हैं, नवजात में 3 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से, भय, क्रोध और प्रेम। और ये तीनों किसने बताए थे, वॉटसन ने। किसने बताए थे, वॉटसन ने, कि नवजात शिशु में 3 संवेग पाए जाते हैं। तो शैशवावस्था का बच्चा नवजात ही तो होता है। ठीक है ना। श्रीमती ब्रिजेश महोदया के अनुसार जन्म के समय 1 माह संवेग कौन सा है, उत्तेजना, और लगभग 2 वर्ष की आयु तक उस बच्चे में सारे संवेगों का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। ठीक है ना, ये हो गई आपकी शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। ठीक है ना, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, 6 से 12 वर्ष की अवधि बाल्यावस्था, और अस्पष्टता और अस्थिरता जो देखने को मिलती है वो आपकी शैशव में मिलती है। कौन सी मिलती है, शैशव में। लेकिन इस अवस्था में बालक जो होता है प्रदर्शन तो कर रहा है कौन सी अवस्था से, शैशव से। इस अवस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण करता है। एक तो क्या करता है, संवेगों पर नियंत्रण प्रारंभ कर देता है। पूरी तरह से तो नहीं होता, लेकिन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। इसमें संवेगों में स्पष्टता, संवेगों में क्या आने लगती है, स्पष्टता। संवेगों में स्पष्टता व स्थिरता आने लगती है। बोलो बात समझ में आई है। संवेगों में स्पष्टता और स्थिरता आने लग जाती है। लेकिन शैशवावस्था में अस्पष्टता थी, अस्थिरता थी, वहां संवेग प्रदर्शन था। वहां संवेग, और संवेग कैसे प्रदर्शन कैसे थे, क्षणिक। ठीक है ना। इसमें स्थिरता आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है संवेगों में, और मतलब आने लगती है, आ जाती नहीं, आने लगती है। दोनों में थोड़ा अंतर है। ठीक है, और तीव्रता कम होने लगती है। तीव्रता कौन सी अवस्था में, शैशव में तीव्रता कम होने लगती है। संवेग प्रदर्शन की जो तीव्रता है वो कम होने लगती है, तीव्रता कम होने लगती है। ठीक है ना। जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है, प्रबल, तेज। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। जिज्ञासा प्रवृत्ति जो क्यूरियोसिटी है वो क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं बच्चे चूंकि एक सामूहिक खेलों में रुचि लेते हैं, तो उनमें ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है ना, उनके अंदर क्या आ जाती है, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, जिज्ञासा, ये उनके अंदर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। क्योंकि बच्चा जो है वो सामूहिक खेलों में रुचि लेता है। तो सामूहिक खेलों में रुचि लेने के कारण, समूह का सदस्य होने के कारण उसमें कंपटीशन की भावना आती है, उसमें ईर्ष्या भावना आती है, द्वेष की भावना आती है, प्रतिस्पर्धा का भाव आता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। ठीक है ना।
क्या हो जाती है? जिज्ञासा। उसके अंदर जब वो बच्चा एक बच्चा दूसरे को हराता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रफुल्लता आ जाती है, प्रफुल्लता, प्रफुल्लता भी आती है, प्रसन्नता जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया बाल्य में। अब बात करते हैं खतरनाक स्टेज, किशोर अवस्था में। किशोरावस्था में, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास। ठीक है, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किशोरावस्था। कौन सा है? किशोर अवस्था। यानी इस अवस्था में संवेगात्मक विकास क्या हो जाता है? पूर्ण। संवेगात्मक विकास क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। एक तो पूर्ण हो जाता है सब। ठीक है, संवेगों में स्पष्टता व स्थिरता पूरी तरीके से आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। बोलो, बात समझ में आ गई? आ जाती है। इस अवस्था में संवेग, संवेग जागृत तो एकदम से होते हैं, संवेग जागृत तो एकदम से होते हैं, जागृत तो एकदम से होते हैं, से होते हैं। लेकिन लेकिन भाइयों शांत कैसे होंगे? धीरे धीरे। लेकिन शांत धीरे धीरे होते हैं। शांत कैसे होते हैं? धीरे धीरे। ठीक है ना? ज्योति गोस्वामी, नमस्ते भैया, नमस्कार। ज्योति गोस्वामी, नमस्कार आपको, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, संवेग जागृत तो एकदम से होते हैं, लेकिन शांत कैसे होंगे? धीरे धीरे से। ठीक है ना? संवेगों में पूरी तरह से क्या आ जाती है? स्थिरता। पूरी तरह से क्या आ जाती है? स्पष्टता। संवेगों में क्या आ जाती है? परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। ठीक है ना? परिपक्वता भी कौन सी अवस्था में आती है? किशोर अवस्था में आती है। ठीक है ना? इसी अवस्था में प्रेम, स्नेह, घृणा, है ना, पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। प्रेम, स्नेह, घृणा, दया, सहानुभूति। ठीक है ना? विपरीत लिंगीय आकर्षण, कामुकता, विपरीत लिंगीय आकर्षण भी इसी अवस्था में तो आता है। ठीक है साहब, ये हो गया आत्मक विकास। बोलो, आई बात समझ में? बताइए। ठीक है ना? देखो, किशोरों का जीवन क्या होता है? अत्यधिक भाव प्रधान होता है, ये भी ध्यान रखना। किशोरों का जीवन अत्यधिक भाव प्रधान, किशोरों का जीवन क्या होता है? अत्यधिक भाव प्रधान, भाव प्रधान। आत्मसम्मान यानी ईगो पर लगी चोट को किशोर क्या नहीं कर सकता है? बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके, ये हो गया आपका किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास। ओके, बोलो, बात समझ में आ गई यहां तक? बहुत बढ़िया। अब अपन बात करेंगे संवेगात्मक विकास के जो कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। ठीक है ना? उनको लेकर के चर्चा करेंगे। ठीक है, संवेग से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, सिद्धांतों की बात करते थे। सामवेगिक विकास के सिद्धांत। नंबर 1, जेम्स लैग या लांजे लैग का सिद्धांत, इसको लांजे भी बोलते हैं, जेम्स लैग का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स, विलियम जेम्स और कार्ल लेंज, कार्ल लांजे। लांजे भी बोल देते हैं इनको, लैग भी बोल देते हैं। ठीक है ना? विलियम जेम्स और कार्ल लांजे या लेंज भी बोल देते हैं इसको। ठीक है ना? अब विलियम जेम्स का क्या मानना था? यह सिद्धांत क्या कहता है कि पर्यावरण की कोई घटना, ठीक है ना, विलियम जेम्स का मानना था कि पर्यावरण की
कि कोई भी घटना दैनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और इसके बाद संवेग की अनुभूति होती है। जेम्स क्या मानता था कि पर्यावरण की कोई घटना ठीक है ना, कोई घटना प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है बाद में संवेग उत्पन्न करती है, संवेग उत्पन्न करती है। ये जेम्स लैग या लांजे सिद्धांत कहता है, ठीक है ना, जेम्स लैग या लांजे सिद्धांत, ठीक है ना। यानी पर्यावरण की कोई घटना कोई प्रतिक्रिया, कोई दैहिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगी, उसके बाद संवेग उत्पन्न होगा, उसके बाद आपके अंदर इमोशन जनरेट होगा। यानी कहने का मतलब कोई घटना होगी, ठीक है ना। कहने का मतलब सबसे पहले क्या होगी, कोई घटना होगी। घटना आप देखोगे आपके अंदर आएगी दैहिक प्रतिक्रिया, कुछ दैहिक प्रतिक्रिया होगी, कुछ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स आप देंगे, दैहिक प्रतिक्रिया। और इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आपके अंदर क्या जन्म लेंगे, संवेग, इमोशन। इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जन्म होगा किसका, इमोशन का। तो घटना, फिर दैहिक प्रतिक्रिया, और फिर क्या होगा, संवेग आएगा। ठीक है, घटना, दैहिक प्रतिक्रिया, संवेग, घटना, दैहिक प्रतिक्रिया, संवेग। जैसे कोई बच्चा भालू देखता है, जैसे मान लो बच्चे ने क्या देखा, भालू देखा, तो भालू देखना क्या हो गई भैया, घटना, ठीक है ना। बच्चे ने देखा भालू जंगल में, अचानक से भालू आ गया, और भालू, ठीक है। बच्चा भालू को देख करके भागता है, क्यों भागना है, उसने भागना शुरू किया, भागना क्या है, दैहिक प्रतिक्रिया। क्यों भागा, क्योंकि उसके अंदर डर, संवेग आया। तो बच्चे ने देखा भालू एक घटना के परिणाम स्वरूप उसने दैहिक प्रतिक्रिया क्या की, भागना। क्यों भागा, क्योंकि उसके अंदर फियर इमोशन, डर, संवेग उत्पन्न हुआ, इसलिए वो वहां से भागा। ये कौन सा सिद्धांत कहता है, जेम्स लांजे सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो संवेग और शारीरिक अनुक्रिया का संबंध कारण एवं प्रभाव से है। यानी ये क्या कहता है कि जो संवेग और शारीरिक क्रिया होती है, यानी क्या होती है, संवेग और जो शारीरिक क्रिया है, संवेग एवं शारीरिक क्रिया, संवेग एवं शारीरिक क्रिया, ठीक है, ये कार्य और कारण से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये कार्य एवं कारण से, कार्य कारण से, ठीक है। भागा, क्यों भागा, क्या कारण था, क्योंकि उसके अंदर भय, संवेग आया, ठीक है। क्या कार्य किया, भागना। तो संवेग और जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो कार्य और कारण से संबंधित है। ऐसा कौन सा सिद्धांत तो मानता है, जेम्स लैग या लांजे सिद्धांत। प्रतिपादक विलियम जेम्स और कार्ल लांजे भी बोल सकते हैं, कार्ल लैग भी बोल सकते हैं, कार्ल लेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से सिद्धांत के अनुसार है। एक बच्चे ने भालू देखा, उसने भागना शुरू किया क्योंकि उसमें डर उत्पन्न हुआ, कौन से सिद्धांत के अनुसार है, जेम्स लैग सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। अब बात करते हैं अगला, केनन-वार सिद्धांत। केनन-वार सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत की बात करें, केनन-वार सिद्धांत नंबर 2, केनन वार्ड सिद्धांत, केनन वार्ड सिद्धांत, ठीक है ना। अब इसके प्रतिपादक कौन कौन है, वाल्टर केनन और फिलिप बार्ड। प्रतिपादक कौन है, वाल्टर केनन, वाल्टर केनन, और दूसरा कौन है, फिलिप बार्ड, फिलिप बार्ड। वाल्टर केनन और फिलिप बार्ड, ये इसके क्या माने जाते हैं, प्रतिपादक। इसको शॉर्ट में बोलते हैं केनन वार्ड सिद्धांत। अब ये सिद्धांत जो क्या कहता है, एक तो सबसे पहले कि कौन सा सिद्धांत जेम्स लांजे सिद्धांत के विरोध में आया है, पहली चीज इंपॉर्टेंट पेपर में पूछता है। तो केनन वार्ड जो सिद्धांत है ना, ये जेम्स लांजे सिद्धांत का क्या करता है, विरोध। तो यह सिद्धांत जेम्स लैंज सिद्धांत के विरोध में आया था। सबसे पहली बात, यह सिद्धांत जेम्स लैंज, ठीक है,
सिद्धांत के विरोध में आया, सिद्धांत के विरोध में आया था, विरोध में आया था। ठीक है साहब, जेम्स लेंज सिद्धांत के विरोध में आया है। कौन सा? आपका कैननवार्ड सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आया? कैननवार्ड। यानी ये क्या कहता है कि संवेग और शारीरिक अनुक्रिया, यानी देखो जेम्स लेंज क्या कह रहा था कि संवेग और शारीरिक क्रिया का जो संबंध होता है वो कार्य कारण से होता है, और ये क्या कह रहा है कि संवेगों का और शारीरिक क्रियाओं का संबंध, यानी संवेग और शारीरिक अनुक्रिया का संबंध कार्य कारण से नहीं होता। ये क्या कहता है कि संवेग, संवेग और शारीरिक क्रिया, शारीरिक क्रिया, ठीक है ना। अब हमारा जो जेम्स लेंज सिद्धांत था वो तो कार्य कारण से संबंधित मान रहा था इसको। किससे? कार्य कारण से। और ये क्या कह रहा है कि इनका कार्य कारण से कोई संबंध नहीं होता। ये विरोध कर रहा है। बात समझ में आई? ये कार्य कारण संबंध नहीं होता, क्या कह रहा है? इसका विरोध कर रहा है, ठीक है ना। यानी व्यक्ति घटना से कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन वो इसके बावजूद भी किसी प्रकार की उत्तेजित भावनाओं के अनुसार अनुक्रिया करता है, ये मानना था। यानी व्यवहार व अनुभूति दोनों साथ साथ चलते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति का व्यवहार, व्यवहार व अनुभूति, व्यवहार व अनुभूति दोनों साथ साथ चलते हैं भाई, दोनों साथ साथ चलते हैं। हमको दुख हुआ, हमारी आंखों से आंसू आए, तो व्यवहार और अनुभूति दोनों साथ साथ चलती है। अब क्या है इसका कार्य और कारण से संबंध है? तो कार्य कारण संबंध की तो क्या करता है? खंडन करता है, विरोध करता है, ठीक है। व्यवहार और अनुभूति दोनों ही साथ साथ चलते हैं, और इसीलिए इसको संवेगों का हाइपोथैलेमस, इस सिद्धांत को क्या बोलते थे? हाइपोथैलेमस सिद्धांत भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस इसको सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको? कैननवार्ड सिद्धांत। वाल्टर कैनन, फिलिप बार्ड, इसके क्या माने जाते हैं? प्रतिपादक माने जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर? अब बाकी तो और भी है, जैसे सेक्टर सिंगर सिद्धांत है, मौलिक संवेगों का सिद्धांत वॉटसन ने दिया, ठीक है ना। संज्ञात्मक मूल्यांकन सिद्धांत लेजारस ने दिया। संज्ञात्मक मूल्यांकन सिद्धांत किसने दिया? लेजारस। लेजारस क्या कहते हैं कि संवेग जो होता है वो सुखद और दुखद क्रियाओं का परिणाम है। लेजारस। कोई आदमी गिर को तो काके लेजारस है, ठीक है। तो एक तो दुख में कह दियो बेटा लेगोरस है, ठीक है ना, और एक खुश में लेगोरस है। तो सुखद और दुखद क्रियाओं का योग है। किसने कहा है? लेजारस साहब ने। किसने कहा है दोस्तों? लेजारस ने, ठीक है ना। एक होता है क्रियाशीलता सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? क्रिया, संवेगों का क्रियाशीलता सिद्धांत किसने दिया? ध्यान से सुने, क्रियाशीलता, लिंडसले। आप जैसे जैसे आप क्रियाशील होते हैं आपके अंदर संवेग जनरेट होते हैं। तो संवेगों का क्रियाशीलता सिद्धांत किसने दिया? लिंडसले ने। संवेगों का मौलिक सिद्धांत किसने दिया? संवेगों का मौलिक संवेग सिद्धांत ये किसने दिया है? तो ध्यान रखना, संवेगों का मौलिक संवेग सिद्धांत जो है वो जेबी वॉटसन ने। वॉटसन ने कितने संवेग बताए थे? मौलिक 3, भय, क्रोध, प्रेम। पढ़ा चुका हूं मैं। भय कैसे उत्पन्न होता है? बच्चों के सानिध्य को हटाने से भय उत्पन्न होता है। शारीरिक क्रियाओं में कोई बाधा उत्पन्न होगी तो उसको क्रोध उत्पन्न होगा। और भैया प्रेम, उसको थपथपाएंगे, सहलाएंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? प्रेम। प्रेरणात्मक सिद्धांत जो दिया था, प्रेरणात्मक सिद्धांत वो लीपर ने दिया था। किसने दिया था? लीपर ने। और डार्विन सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। ये हो गया आपका इमोशनल डेवलपमेंट टॉपिक, यहां पर जाकर के क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब कल की क्लास में बताइए, चीजें समझ में आ रही है ना? बताओ बताओ, एक बार कह दिया करो। कल की जो अपन क्लास लेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे भाषा विकास सिद्धांत। बताओ, जो अगला दे रखा है सी टेट में, आपके एस टेट के सिलेबस में, ठीक है ना। भाषाई विकास सिद्धांत, नोम चोमस्की वगैरह वगैरह जो दे रखे हैं, फिलाडेल्फिया की बात है, एलईडी की बात करेंगे, लैंग्वेज एक्जिबिशन डिवाइस की बात करेंगे, ठीक है ना। बताइए, तो क्लास को ऑफ करते हैं यहाँ पे। बताओ बताइए, कैसी रही क्लास? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? कुछ तो रेस्पॉन्स दे दिया करो। आ रहा है नहीं आ रहा है? बताइए।
रेस्पॉन्स दे दिया करो। ज्योति गोस्वामी समझ रहे हैं सर। मैनी जरवाल, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताइए। यस सर, बताइए। ठीक है ना? तो फटाफट से आप देख सकते हैं, आज बहुत सारी चीज़ें आपने जानी है, पूरा एक टॉपिक हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। पीडीएफ आपको चैनल पे मिली जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे, इस चैनल के लिंक पे। ठीक है, ओके। बोलो, आगे समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? समझ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सर जी ना फॉर नाइस सेशन। अच्छा, पहली बार पढ़ रहे हो या पहले भी पढ़ाई किया आपने? मैनी जरवाल, आप बताएं मुझे। थैंक यू सर जी हो नाइस। पहली बार पढ़ रहे हो या पहले भी तैयारी की है, या फर्स्ट बार पढ़ रहे हो सीडीपी? बताइए मुझे एक बार। बताओ, बताओ भाई, बताओ, फटाफट बताओ भाई। यस। फर्स्ट बार हो या पहली बार, कमेंट कर दिया करो। जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार कमेंट कर दो भाई सभी। सर फर्स्ट टाइम, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है ना? और फिर सीधी सी बात है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, मत हार गिर कर ओ मुसाफिर की ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहो, चलते रहो, चरवती चरवती आगे चलते रहो, चलते रहो, धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। ठीक है ना? और भी जो साथी जुड़े हुए हैं वो भी एक बार कमेंट करके अपनी राय दें। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताओ एक बार फटाफट से मुझे बताओ। केवल एक मैनी जयरवाल ही कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग भी तो कमेंट कर सकते हैं। बताइए, बताइए फटाफट से। बताओ। चलें तो फिर ऑफ करते हैं ना, ओके। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय श्री राधे।